क्लास 8। आज मैं आपको बेटा आपकी हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज से पाठ 4 युगों का दौर से मतलब पाठ 4 युगों का दौर और विषय है बेटा गुप्त शासन में राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद। मौर्य साम्राज्य का बेटा अवसान हो गया और फिर उसकी जगह आ गया शुंग वंश ने ले लिया। मतलब मौर्य साम्राज्य अब क्या हो गया, समाप्त हो गया और उसकी जगह ले लिया शुंग वंश ने। जो शुंग वंश था बेटा, इसका जो शासन था वह अपेक्षाकृत क्या था, छोटा था, छोटे क्षेत्र पर था। जो शुंग वंश का शासन था वह बेटा बहुत छोटे क्षेत्र पर था। दक्षिण में क्या थे, बड़े बड़े राज्य उभर रहे थे और उत्तर में काबुल से पंजाब तक बाख्तरी या भारतीय यूनानी फैल गए थे। मतलब मौर्य साम्राज्य समाप्त हुआ बेटा और उसकी जगह ले लिया शुंग वंश ने। शुंग वंश का जो शासन था बेटा वह बहुत ही छोटे क्षेत्र पर था, लेकिन जो है कुछ राज्य जो है, बड़े बड़े राज्य जो है उभर रहे थे और जो भारतीय और यूनानी थे वो चारों तरफ जो है फैल गए थे। मेनांडर के नेतृत्व में बेटा उन्होंने क्या किया, पाटलिपुत्र पर हमला कर दिया, लेकिन उनकी हार हो गई। और फिर स्वयं मेनांडर पर बेटा भारतीय चेतना और वातावरण का इतना प्रभाव पड़ा मेनांडर पे कि वह खुद भी क्या हो गया, बौद्ध हो गया और वह राजा मिलिंद के नाम से फिर आगे चलकर प्रसिद्ध हुआ। कौन, मेनांडर। मेनांडर ने क्या किया बेटा, पाटलिपुत्र पर हमला किया और उसकी हार हो गई और वह खुद भी उसके ऊपर, मेनांडर के ऊपर भारतीय चेतना का प्रभाव इतना पड़ा कि वह जो है बौद्ध हो गया और आगे जाकर मेनांडर बेटा मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बौद्ध के आख्यानों में उसकी लोक प्रसिद्धि लगभग बेटा एक संत के रूप में मिलती है। मेनांडर जो मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ, उसकी बेटा जो प्रसिद्धि है वह एक संत के रूप में दिखाई देती है, संत के रूप में हुई है। भारतीय और यूनानी संस्कृतियों के मेल से अफगानिस्तान के सरहदी सूबे के क्षेत्र में गांधार की यूनानी बौद्ध कला का जन्म हुआ। मतलब गांधार की यूनानी बौद्ध कला का जन्म हुआ और भारत के मध्य प्रदेश में सांची के ही पास में बेस नगर में ग्रेनाइट पत्थर की एक लाट है, जो कि बेटा एक स्तंभ से हेलियोदो स्तंभ के नाम से यह प्रसिद्ध है। एशिया पूर्व पहली शताब्दी और इस पर संस्कृत का एक लेख खुदा है और इससे हमें यूनानियों के भारतीयकरण की झलक भी मिलती है। मतलब कि जो भारतीय थे, जो यूनानी थे, वो कैसे भारतीयकरण की मतलब हो गया, इसके बारे में पता चलता है। जो सरहद पर आए थे और भारतीय संस्कृति को जब्त कर रहे थे। मतलब कि इससे हमें जो है ये पता चलता है कि जो यूनानी थे उनके भारतीयकरण की झलक मिलती है, साथ ही साथ जो सरहद पर आए थे और फिर हमारे भारत में आए और हमारे भारत की संस्कृति में क्या हो गए, जब्त होकर रह गए। मध्य एशिया में बेटा शक लोग ऑक्सन नदी की घाटी में बस गए। मध्य एशिया में शक लोग आए जो कि बेटा नदी की घाटी में आकर बस गए और युइची सुदूर पूरब से आए। मतलब मध्य एशिया से शक आए और नदी घाटी में बस गए और युइची जो है यह सुदूर पूरब से आए और उन्होंने इन लोगों को उत्तर भारत की ओर धकेल दिया। मतलब कि मध्य एशिया से शक आए जो नदी घाटी पे बसे और पूरब से आए थे युइची, और युइची ने क्या किया कि इन लोगों को उत्तर भारत की ओर धकेल दिया। ये शक जो थे बेटा ये बौद्ध और हिंदू हो गए। मतलब शक आए और नदी घाटी पे बस गए, पूरब से युइची आए और उन्होंने क्या किया, इन लोगों को उत्तर भारत की ओर धकेल दिया और ये जो शक थे बेटा ये बौद्ध और हिंदू हो गए। युइचियों में से ही एक दल था कुषाणों का, युइचियों में से ही एक दल था कुषाणों का और उन्होंने क्या किया, सब पर अधिकार कर लिया और करके कुषाणों ने उत्तर भारत तक अपना विस्तार कर लिया और उन्होंने क्या किया, शकों को पराजित कर दिया और दक्षिण की ओर खदेड़ दिया। मतलब कि जैसे कि मध्य एशिया से शक आए और पूरब से युइची आए और उन्होंने क्या किया कि इन लोगों को उत्तर भारत की ओर ढकेल दिया।
लेकिन लेकिन बेटा जब ये युइचियों में से ही एक दल था कुषाणों का, और कुषाणों ने क्या किया, सब तरफ अधिकार कर लिया, करके अपना विस्तार कर लिया। और उन्होंने क्या किया कि शकों को अब पराजित कर दिया, शकों को पराजित कर दिया, और करके उन्हें जो है दक्षिण की ओर ढकेल दिया। शक जो थे बेटा काठियावाड़ और दक्षिण की ओर चले गए, शक थे वह काठियावाड़ और दक्षिण की ओर चले गए। इसके बाद बेटा कुषाणों ने क्या किया, कुषाणों ने पूरे उत्तर भारत और मध्य एशिया के बड़े भाग पर अपना व्यापक और मजबूत साम्राज्य कायम कर लिया। कुषाणों ने पूरे उत्तर भारत पर और मध्य एशिया पर एक मजबूत साम्राज्य जो है कायम किया। उसमें से बेटा कुछ हिंदू धर्म को अपना लिया, लेकिन अधिकांश जो थे कुषाण, कुछ कुषाण तो हिंदू बन गए, लेकिन कुछ कुषाण जो थे बेटा वह बौद्ध ही हो गए। उनका सबसे प्रसिद्ध शासक था कनिष्क, कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। और कनिष्क जो था बेटा बौद्ध कथाओं का नायक है, जिनमें उसके महान कारनामों और सार्वजनिक कार्यों का जिक्र किया गया। मतलब बौद्ध की कथाओं में कनिष्क का जिक्र किया गया। राजधर्म के स्वरूप कुछ मिलता जुलता है, जिसमें जरदुष्ट के धर्म का योगदान था। यह सरहदी सूबा जो कुषाण साम्राज्य कहलाए, उसकी राजधानी थी आधुनिक पेशावर के निकट थी। तक्षशिला का बेटा पुराना विश्वविद्यालय भी उसी के निकट था। तक्षशिला का पुराना विश्वविद्यालय भी उसी के निकट था। वह बहुत से राष्ट्रों से आने वाले लोगों से मिलने का स्थान अब बन गया था। मतलब जो ये तक्षशिला का विश्वविद्यालय था उसके निकट था, और बहुत से बेटा लोग जो है मिलने वाले लोग थे, अब उनके मिलने का ये स्थान बन गया था। यहाँ भारतीयों की मुलाकात सीदियुनियों, युइचियों, ईरानियों, बाक्त्री, यूनानियों, तुर्कों, चीनियों से होती थी। ये जो थे विभिन्न संस्कृतियाँ एक दूसरे को प्रभावित करती थी। मतलब कि हमारे भारत में और जिनकी मुलाकात, भारतीयों की मुलाकात किससे होती थी, सीदिनियों, युइचियों, ईरानियों, बाक्त्री, यूनानियों, तुर्की, चीनियों से होती थी। तो क्या होता था कि एक दूसरे की संस्कृतियाँ जो है, वे विभिन्न संस्कृतियाँ जो एक दूसरे को प्रभावित करती थी, और इनका आपसी प्रभाव का परिणाम ये हुआ बेटा, मूर्तिकला और चित्रकला ने एक सशक्त जन ले लिया। मतलब कि जब जो है दूसरे लोग मिले भारत के लोगों से, तो उसका प्रभाव ये पड़ा बेटा कि मूर्तिकला और चित्रकला जो है उसने एक सशक्त शैली का जन्म ले लिया। इतिहास की दृष्टि से इसी जमाने में जो है चीन और भारत के बीच पहले संपर्क हुए, और 64 ईस्वी में यहाँ चीनी राजदूत आए। इतिहास की ही दृष्टि से बेटा इसी जमाने में चीन और भारत के बीच संपर्क स्थापित हुआ, और फिर चीनी राजदूत आए। उस समय चीन से भारत को जो तोहफा मिला उसमें था बेटा आड़ू और नाशपाती के पेड़। गोबी रेगिस्तान के ठीक किनारे किनारे तूफान और कूचा में भारतीय, चीनी और बेटा ईरानियों की संस्कृतियों का बड़ा अद्भुत मेल दिखाई देता है। कुषाण काल में बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय में बट गया। एक कहलाया बेटा महायान और दूसरा कहलाया हीनयान। उन दोनों के बीच में भी मतभेद हुए। भारतीय परंपरा के अनुसार बड़ी बड़ी सभाओं में इन समस्याओं पर विवाद आयोजित किया जाने लगा। इन बहस से सारे देश के बेटा प्रतिनिधि भाग लेते थे, और जो विवाद था उनमें से एक नाम सबसे अलग और विशेष दिखाई पड़ता है। वह नाम था नागार्जुन। मतलब कि बौद्ध धर्म संप्रदाय दो भागों में बट गया, महायान और हीनयान। इन दोनों में बड़ा मतभेद भी उठा, और साथ ही साथ इनकी समस्याओं पे अब विवाद भी आयोजित किए जाने लगे। और इन्हीं विवादों में एक सबसे विशेष नाम और अलग नाम दिखाई पड़ता, वह है नागार्जुन का, जो ईसा के पहले शताब्दी में हुए। उनका व्यक्तित्व क्या था, महान था। वे बौद्ध शास्त्रों और भारतीय दर्शन दोनों के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्हीं के कारण भारत में
अब आइए बेटा पेज नंबर 48 पर। उन्हीं के कारण जो है भारत में महायान की विजय हुई थी, नागार्जुन के कारण। महायान के बेटा सिद्धांतों का प्रचार चीन में हुआ। महायान के जो भी सिद्धांत थे उसका प्रचार प्रसार चीन में हुआ। लंका और बर्मा हीनयान को मानते थे, मतलब कि बौद्ध शास्त्रों और भारतीय दर्शन दोनों के बहुत बड़े विद्वान थे। और साथ ही साथ उन्हीं के कारण से भारत में बेटा महायान की विजय भी हुई थी। चीन में बेटा महायान को मानते थे और लंका और वर्मा में हीनयान को मानते थे। कुषाणों ने क्या किया बेटा कि अपना भारतीकरण कर लिया और वे भारतीय संस्कृति के अब क्या हो गए, संरक्षक हो गए। फिर भी राष्ट्रीय विरोधी की एक अंतरधारा उनके सामने उनके शासन के खिलाफ बराबर चलती रही। बाद में क्या हुआ कि भारत में फिर नई नई जातियां आई। कुषाण जो थे बेटा उन्होंने अपना भारतीयकरण कर लिया और करने के बाद जो है वे भारतीय संस्कृति के संरक्षक हो गए। भारत में बेटा बाद में नई नई जातियां आईं। ईर्ष्या की 4वीं शताब्दी के आरंभ में बेटा विदेशियों का भी विरोध करने वाले राष्ट्रीय आंदोलन ने निश्चित रूप से ग्रहण कर लिया और एक दूसरे महान शासक ने जिसका नाम था चंद्रगुप्त, दूसरा एक महान शासक था जिसका नाम था चंद्रगुप्त, नए हमलावरों को मार भगाया और एक शक्तिशाली विशाल साम्राज्य कायम कर दिया। इस तरह से बेटा 320 में गुप्त साम्राज्य का युग आरंभ हो गया। अब देखिए कि जब मौर्य साम्राज्य समाप्त हुआ बेटा तो शुंग वंश ने जो है उसकी जगह ले ली और इस तरह से बेटा फिर कुषाण काल जो है शक जातियां आई, फिर उसके बाद युइची आए और इस तरह से करते करते बेटा कुषाण काल के बाद ही जो है उस समय राष्ट्रीय आंदोलन जो है निश्चित रूप से ग्रहण कर लिया था और एक दूसरा महान शासक आया जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने बेटा क्या किया कि 320 में गुप्त साम्राज्य का युग आरंभ हुआ। इस साम्राज्य के बाद कई बेटा महान शासक आए। जब गुप्त साम्राज्य आया तो उसके बाद जो है कई जो है महान शासक आए जो युद्ध और शांति दोनों ही कलाओं में सफल हुए। गुप्त काल ईसा 320 से बेटा गुप्त काल का आरंभ होता है, गुप्त काल के युग का आरंभ होता है और इसी शासन में बेटा एक के बाद एक शासक आए और ऐसे शासक जो युद्ध और शांति दोनों कलाओं में सफल हुए। लगातार बेटा हमला हुआ, विदेशियों के प्रति प्रबल विरोधी भावना ने जन्म लिया। देश के जो पुराने ब्राह्मण थे, क्षत्रिय मातृभूमि और संस्कृति दोनों की रक्षा के बारे में अब सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। विदेशी तत्व यहाँ घुल मिल गए थे। जो विदेशी तत्व थे वे घुल मिल गए थे और उन्हें स्वीकार भी कर लिया गया था, लेकिन हर नए आने वाले को प्रबल विरोध का सामना करना पड़ता था। जो पुराने ब्राह्मण थे वह बेटा आदर्शों के आधार पर ही आदर्शों के आधार पर ही जो है राज्य कायम करने का प्रयास किया, लेकिन क्रमशः इन आदर्शों में ऐसी कट्टरता विकसित होने लगी थी कि इनके स्वभाव के विपरीत थी। शुरू में तो जब आर्य यहाँ उस स्थान पर आए जिसे उन्होंने आर्यावर्त या भारतवर्ष कहा, मतलब शुरू में हमारे भारत में कौन आए हैं, आर्य ही तो आए हैं और आर्यों ने हमारे भारत को आर्यावर्त कहा या भारतवर्ष कहा। अब भारतवर्ष के सामने बेटा एक ये समस्या थी कि नई जाति और संस्कृति के बीच में मेल जोल कैसे रखा जाए, मतलब कि नई जाति और संस्कृति के बीच में कैसे मेल जोल रखा जाए। भारत ने इस स्थिति का सामना करते हुए बेटा क्या किया कि मिली जुली भारतीय आर्य संस्कृति की मजबूती पर निर्मित एक स्थायी हल प्रस्तुत किया। दूसरे विदेशी तत्व जो है यहीं आए और आकर के हमारे भारत में ही जब्त हो गए और मतलब कि
भारत ने बेटा भारत जो है अ, ये सोचने लगा कि मतलब कैसे नई जातियाँ और संस्कृति के बीच समन्वय मतलब मेल जोल कैसे कायम रखें। और उसी समय जो है संस्कृति की मजबूती बुनियाद पर एक एक स्थायी हल प्रस्तुत किया गया। विदेशी तत्व जो आते थे और आ करके वो भारत में ही जज्ब होते गए। लेकिन समय समय पर क्या था, अजीब रस्म और रिवाज रीति वाले अजनबी लोगों के हमलों ने उसे हिला दिया। लेकिन मतलब सब कुछ सही चला था, समन्वय भी चल रहा था और स्थायी हल प्रस्तुत भी किया। लेकिन समय समय पे क्या होता था कि अजीब रस्मों रिवाज वाले जो है अजनबी लोग आते और हमलों से हिला दिया। वह इन हमलों के अनदेख नहीं कर सकता था, क्योंकि इन्होंने बेटा केवल उनके राजनीतिक ढांचे को ही क्योंकि इन्होंने केवल उसके राजनीतिक ढांचे को ही नहीं तोड़ा था, बल्कि क्या किया था कि बल्कि जो है उसके सांस्कृतिक आदर्शों और सामाजिक ढांचे को भी खतरा जो है पैदा कर दिया। इनके ही विरुद्ध ऐसी प्रतिक्रियाएं हुई थी इनके विरुद्ध ऐसी प्रतिक्रियाएं हुई थी जो क्या था, मूलतः पूर्ण रूप से राष्ट्रवादी था। और राष्ट्रवाद की शक्ति भी थी, संकीर्णता भी थी। धर्म दर्शन इतिहास परंपरा रीति रिवाज सामाजिक ढांचा इसके व्यापक घेरे में उस समय भारत के जीवन के पहलू आते, जिसे ब्राह्मणवाद या हिंदूवाद कहा गया। मतलब कि ये समस्या थी कि किस तरह से जाति और संस्कृति के बीच में मेलजोल बढ़ाया जाए। तो हुआ क्या कि ऐसी स्थिति का सामना करते हुए मिली जुली भारतीय आर्य संस्कृति को मजबूती दी गई और उसी पर एक स्थायी हल भी प्रस्तुत किया गया। लेकिन था क्या कि उसी समय विदेशी तत्व भी आ रहे थे और जो आ करके आए और यहीं पे जज्ब हो गए। लेकिन समय समय पे क्या था बेटा कि ऐसे एक अजीब अजीब रस्म थे रिवाज थी कि मतलब कि वाले लोग अजनबी लोगों के हमले ने उसे हिला दिया। मतलब कि मिली जुली आर्य संस्कृति की मजबूती पर ही बना एक स्थायी हल प्रस्तुत किया गया। लेकिन विदेशी तत्व जो थे वो आके जब भारत में जज्ब हो गए। लेकिन समय समय पर एक अजीब रस्म रीति रिवाज वाले अजनबी लोगों के हमलों ने उसे हिला दिया और इन हमलों को अनदेखा भी नहीं कर सके। मतलब कि विदेशी तत्व आए जज्ब हो गए। लेकिन उसी समय जो है ऐसे समय समय पर हमारे भारत में क्या था, अजीब रस्मों वाले अजीब रीति रिवाज वाले लोग आए और उनके लोगों के हमलों ने उसे हिला दिया। इन हमलों को बेटा हम अनदेखा भी नहीं कर सकते थे, जो भी हमला हुआ अनदेखा भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि यह केवल राजनीतिक ढांचे को ही नहीं तोड़ रहे थे। ये जो हमले थे, जो अजनबी लोग आए, तो ये भारत के राजनीतिक ढांचे को ही नहीं तोड़ रहे थे, बल्कि हमारे भारत के सांस्कृतिक सामाजिक ढांचे के लिए भी खतरा पैदा कर रहे थे। इन्हीं के खिलाफ जो प्रतिक्रिया हुई उसका मूल रूप जो था मूलतः वह था राष्ट्रवादी। उसमें राष्ट्रवादी की शक्ति भी थी और संकीर्णता भी थी। धर्म दर्शन परंपरा रीति रिवाज जो है उसके घेरे में था और जीवन के सबू और उस समय भारत के जीवन के सभी पहलू आते थे, जिसे ब्राह्मणवाद या राष्ट्रवाद कहा गया। वह इस राष्ट्रवाद का प्रतीक बना। हाँ, दरअसल राष्ट्रीय धर्म था जिसने बेटा तमाम गहरी जातीय सांस्कृतिक प्रवृत्तियां भी फिर प्रभावित हुई। मतलब कि जो ये राष्ट्रवाद था, राष्ट्रवाद प्रतीक बन गया और यह राष्ट्रीय धर्म था जिससे क्या हुआ कि गहरी जातीय और सांस्कृतिक जो प्रवृत्तियां थी वह भी प्रभावित हो गई थी, जो आज हर जगह राष्ट्रीयता की बुनियाद में मौजूद है। जैसे बौद्ध धर्म का जन्म भारतीय प्रचार से हुआ था। मतलब कि जो बौद्ध धर्म का जन्म हुआ था बेटा, वह प्रचार से वह जो है भारतीय विचार से ही हुआ था। बौद्ध धर्म का जन्म जो है भारतीय विचार से हुआ था। उसके लिए वह पूर्ण भूमि थी जहाँ बुद्ध ने जन्म लिया था। मतलब कि बुद्ध का जो बौद्ध धर्म है उसका जो जन्म है वह भारतीय विचार से ही हुआ था और भारत को बेटा पुण्य जो है भूमि कही गई जहाँ पे बुद्ध ने जन्म
लिया। जिस भारत में बुद्ध ने उपदेश दिया वही उनका निर्माण हुआ। बौद्ध धर्म मूल रूप में अंतरराष्ट्रीय था, विश्व धर्म था। जैसे जैसे उसका विकास और विस्तार हुआ वैसे वैसे जो है उसका यह रूप और विकसित होता गया। पुराने ब्राह्मण धर्म के लिए स्वाभाविक था कि वह बार बार राष्ट्रीय पुनर्जागरण को प्रतीक बने। यह धर्म जो है यह धर्म दर्शन भारत के भीतरी धर्मों को और जातीय तत्वों के प्रति सहनशील और उदार था। भीतरी धर्मों और जातीय तत्वों के प्रति सहनशीलता और उदार था। विदेशियों के प्रति जो उग्रता थी, विदेशियों के लिए जो उग्रता थी वह बढ़ती जा रही थी। वह अपने आप को उनके प्रभाव से बचाने की कोशिश कर रहा था। ऐसा करने बेटा जो ऐसा करने में मतलब कि जो उग्रता विदेशियों के प्रति बढ़ती जा रही थी तो अपने आप को उनके प्रभाव से बचाने की कोशिश करता रहा। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि राष्ट्रीयवादिता की चेतना पैदा हो गई। वह अक्सर जो है साम्राज्यवाद की शक्ल भी लेने लगा। मतलब कि राष्ट्रीयतावाद की चेतना पैदा हुई और जो साम्राज्यवाद की शक्ल जो है अख्तियार करने लगा। गुप्त शासकों का समय बहुत जो है प्रबुद्ध था, शक्तिशाली। जो गुप्त साम्राज्य के जो शासक हैं उनका समय जो था बेटा बहुत प्रबुद्ध था, शक्तिशाली था, अत्यंत सुसंस्कृत था, तेजस्विता से भरा हुआ था। गुप्त शासक का जो समय था और फिर भी उसमें साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां विकसित हो रही थी। इनका एक बहुत बड़ा शासक समुद्रगुप्त है जिसको भारत का नेपोलियन कहा गया है। साहित्य और कला की दृष्टि से यह बहुत शानदार समय था। मतलब कि गुप्त काल, जो गुप्त काल है बेटा ये जो है साहित्य और कला की दृष्टि से बहुत शानदार समय था। चौथी शताब्दी के शुरू से लेकर 150 सालों तक बेटा गुप्त वंश ने उत्तर में एक बड़े शक्तिशाली और समृद्ध राज्य पर शासन किया था। मतलब कि हमारे भारत के उत्तर में एक बड़े शक्तिशाली और समृद्ध राज्य ने शासन किया था जिसका नाम था गुप्त वंश। इसके बाद अब आइए पेज नंबर 50 पर। इसके बाद बेटा लगभग 150 साल तक उनके उत्तराधिकारी अपने ही बचाव में लगे रहे। मतलब कि जो गुप्त शासन है बेटा ये चौथी शताब्दी के शुरू से लेकर लगभग 150 साल तक शासन किया और इसके बाद जो 150 साल तक शासन किया इसके बाद बेटा 150 वर्ष तक उनके ही जो उत्तराधिकारी थे तो वह अपने ही बचाव में फिर लगे रहे और ऐसा करने से जो साम्राज्य था बेटा वह सिकुड़ने लगा। क्योंकि वह अपने में ही लगे रहे तो फिर वह साम्राज्य था वो सिकुड़ने लगा। सिकुड़ते सिकुड़ते लगातार छोटा होता चला गया। मध्य एशिया से नए आक्रमणकारी आए जो लगातार भारत पर हमला कर रहे थे। ये गोरे हुड़ कहलाते थे। मतलब कि गुप्त शासन बेटा जो है चौथी शताब्दी से के प्रारंभ से लेकर 150 सालों तक उन्होंने अपना राज कायम किया, अपना शासन कायम किया, अपना राज कायम किया और बहुत ही शक्तिशाली और समृद्ध थे। इसके बाद बेटा उन्हीं के उत्तराधिकारी जो थे गुप्त वंश के वो अपने ही बचाव में लगे रहे और अपने ही बचाव में लगे रहे तो इस कारण साम्राज्य क्या हो गया सिकुड़कर छोटा हो गया। और फिर मध्य एशिया से नए नए आक्रमणकारी आ रहे थे जो लगातार हमारे भारत पर आक्रमण कर रहे थे और ये जो आक्रमण कर रहे थे ये थे गोरे हुड़ जिन्होंने मुल्क में बेटा हमारे भारत में बहुत लूट मार की थी। अंततः यशोवर्मन के नेतृत्व में संगठित होकर उन पर आक्रमण किया गया और उनके सरदार मिहिर गुल को बंदी बना लिया गया। मतलब गोरे हुड़ के सरदार थे मिहिर
गुल उनको बंदी बना लिया गया। लेकिन गुप्तों के वंशज बालादित्य ने उनके प्रति उदारता का व्यवहार किया और उसे भारत से लौट जाने दिया। क्लास 8 मेरी बात समझ रहे ना बेटा आप। 150 साल तक जो है शासन रहा गुप्त वंश का। उसके बाद जो है 150 तक बेटा उन्हीं के उत्तराधिकारी जो है अपने ही बचाव में लगे रहे और इस तरह से साम्राज्य जो है छोटा होता चला गया। उसी समय मध्य एशिया से जो है लगातार बेटा गोरे हूण जो थे वह हमारे भारत पर आक्रमण कर रहे थे और ये हमारे भारत में बहुत लूटमार करते थे। यशोवर्मन के नेतृत्व में संगठित होकर उन्होंने आक्रमण किया और उनके सरदार मेहुल को बंदी बना लिया। लेकिन बेटा गुप्त वंशज का जो बालादित्य था उसने क्या किया, मिहिरगुल के प्रति उदारता दिखाई और उसे भारत से लौट जाने दिया। मिहिरगुल ने इसके बदले बेटा लौट कर क्या किया, अपने मेहरबान पर कपटपूर्ण हमला कर दिया। मतलब बालादित्य ने तो उदारता दिखाई, लेकिन मिहिरगुल ने क्या किया, मिहिरगुल ने लौट कर अपने मेहरबान पर कपटपूर्ण हमला कर दिया। उत्तर भारत में हूणों का शासन बहुत थोड़े समय रहा। मतलब कि हमारे भारत में हूणों का भी शासन रहा उत्तर भारत में लगभग आधी शताब्दी। उनमें से बहुत से लोग देश में छोटे छोटे सरदारों के रूप में यहीं रह गए। वे कभी कभी परेशानी भी पैदा करते थे। भारतीय जन समुदाय के सागर में जज्ब होते गए। इनमें से कुछ सरदार ऐसे थे जो 7वीं शताब्दी के आरंभ से में आक्रमणकारी हो गए। मतलब कि हमारे उत्तर भारत में हूणों का शासन जो है बेटा वह बहुत थोड़े ही समय रहा है और लगभग आधी शताब्दी उनमें से बहुत से लोग देश में छोटे छोटे सरदारों के रूप में यहीं जो है रह गए, जो क्या करते थे कि कभी कभी परेशानी जो है उत्पन्न कर देते थे। भारतीय जन समुदाय के सागर में यहीं पर वो क्या हो गए, जन समुदाय में जज्ब हो गए और इनमें से कुछ सरदार जो थे वह 7वीं शताब्दी के आरंभ में आक्रमणकारी हो गए। उनका दमन जो है कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने उत्तर से लेकर मध्य भारत तक एक बहुत शक्तिशाली राज्य की स्थापना की और जो हर्षवर्धन बेटा वह कट्टर बौद्ध थे। उनका महायान संप्रदाय अनेक रूपों में हिंदूवाद से भी मिलता जुलता है। मतलब कि अब जो है हर्षवर्धन जो है कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने जो है बेटा उत्तर से लेकर मध्य भारत तक एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की थी और जो हर्षवर्धन है वह कट्टर बौद्ध थे। उनका जो महायान है वह हिंदूवाद से भी मिलता जुलता है। हर्षवर्धन ने बौद्ध और हिंदू दोनों ही धर्मों को बढ़ावा दिया था। उन्हीं के समय में प्रसिद्ध चीनी यात्री बेटा हुआन त्सांग भारत आया था। हर्षवर्धन कवि और नाटककार भी था। हर्षवर्धन जो है कट्टर बौद्ध होने के साथ साथ जो है कवि और नाटककार भी था। उसने अपने दरबार में बहुत सारे कलाकारों को और कवियों को भी एकत्र किया था। अपनी राजधानी उज्जैनी को सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रसिद्ध केंद्र भी जो है हर्षवर्धन ने बनाया था। हर्ष की मृत्यु जो है बेटा 648 ईस्वी में हुई थी और यह लगभग वह समय था जब अरब के रेगिस्तानों से अफ्रीका और एशिया में फैलने के लिए अब इस्लाम सिर उठा रहा था। मतलब कि मौर्य साम्राज्य बेटा समाप्त हुआ तो सुंग वंश, शक जातियाँ, फिर कुषाणों में कनिष्क, फिर हर्षवर्धन, गुप्त शासन। तो अब इस तरह से क्या था, एक के बाद एक जो भी मैंने आपको भी समझाया। तो देखिए गुप्त शासन, फिर समुद्रगुप्त जिन्होंने नेपोलियन के नाम से जो प्रसिद्ध हैं, फिर उसके बाद जो है यशोवर्मन। मतलब कि मध्य एशिया में गोरे हूण, मध्य एशिया से आक्रमणकारी भारत पे हमला करे थे, ये थे गोरे हूण जिन्होंने हमारे भारत में बहुत लूट मार की और फिर यशोवर्मन के नेतृत्व में होकर आक्रमण किया। लेकिन उनके सरदार मेहुल को बंदी बना लिया। लेकिन गुप्तों के वंशज थे बालादित्य ने क्या किया, मेहुल के प्रति अच्छा व्यवहार किया, उसे भारत से लौट जाने
दिया। मिहिर गुल ने क्या किया बेटा, लौट कर अपने मेहरबान पर ही कपटपूर्ण हमला कर दिया था। हूणों का शासन बेटा हमारे भारत में बहुत कम ही समय रहा है, लगभग जो है आधी शताब्दी। उनमें से बहुत से लोग जो थे वो देश में छोटे छोटे सरदारों के रूप में यही रह गए जो क्या करते थे, वो हमेशा जो है कुछ ना कुछ परेशानी ही पैदा करते थे, और हमारे भारत के जन समुदाय में वो शामिल हुए और जज्ब हो गए। इनमें से कुछ सरदार बेटा सातवीं शताब्दी के आरंभ में आक्रमणकारी हो गए, और उनका दमन जो है कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने जो है उत्तर से लेकर मध्य भारत तक एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की थी। और जो हर्षवर्धन बेटा वो कट्टर बौद्ध था, लेकिन उसने बौद्ध और हिंदू दोनों ही धर्मों को बढ़ावा दिया था। हर्षवर्धन जो है वह कवि और नाटककार था। उसके दरबार में कलाकारों और कवियों को उसने इकट्ठा किया था। अपनी राजधानी उज्जैनी को सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रसिद्ध केंद्र भी हर्षवर्धन ने बनाया था। बेटा हर्षवर्धन की मृत्यु जो है 648 में हुई। यह लगभग वह समय था कि जब अरब के रेगिस्तानों से अफ्रीका और एशिया में फैलने के लिए अब जो है नए लोग आ गए, नए लोग सिर उठा रहे थे, और वो थे इस्लाम। क्लास 8 अभी बेटा मैं आपको यहाँ तक समझाऊंगी। जितना मैंने आपको समझाया बेटा आप उतना अवश्य पढ़ लीजिएगा।